औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. आज के 48 लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर वाइज डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेशन चल रहा था वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पे चल रहा था, जिसे हमें आज फुलफिल करना है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का जो सेशन है 11A इलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर था। 11B जो है वो टाइप्स ऑफ बैटरी पे है और 11C हम कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई सवाल किसी का हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो किसी ने तो पूछ लीजिए, मैं उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। और आज हम पेपर के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, पेपर में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और किन चीज़ों की तरफ तैयारी करनी चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कोई सवाल पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए। असाइनमेंट जो है वो अब तक का मैंने दे दिया है। असाइनमेंट के मेरे ख्याल में 9 सवाल हैं असाइनमेंट 2 के। असाइनमेंट सबमिट करने का आज जो है लास्ट डे है, तो आज रात के 12 बजे तक जमा करा दें। होपफुली रोज़ाना की बेस पे सवाल मिल रहा था। अगर आप रोज़ाना असाइनमेंट कर रहे हो तो आखिर में असाइनमेंट आपका कम्प्लीटली मिलेगा। तो कोई सवाल नहीं है किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड? सही।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ताकि लेक्चर विजिबल हो सके। C जो कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का पार्ट था, अब हम उसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के हवाले से। और वेल्डिंग हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स। मेटल या नॉन मेटल की वेल्डिंग होती है, उसको ज्वाइन किया जाता है फेसेस रेंडर्ड प्लास्टिक और लिक्विड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर ऑफ बोथ। फिलर मटेरियल्स में बी यूज्ड टू इफेक्ट द यूनियन। अच्छा, फिलर मटेरियल क्या होता है? वो वेल्डिंग के लिए आपने रॉड देखी होगी, जो वेल्डिंग में रॉड इस्तेमाल की जाती है, तो उससे वेल्डिंग की जाती है, वो फिलिंग मटेरियल होता है। तो वेल्डिंग जब हो रही होती है तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होते हैं, डायटोमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है और उसको स्टेबल बनाने के लिए फ़ौरन जुड़ रहा होता है। तो जुड़ने के दौरान आप फिलिंग मटेरियल को उसमें रॉड्स में इंक्लूड करता है। आई थिंक वो सोडियम की रॉड होती है, या मुझे मटेरियल याद नहीं है उसका, उसको इंक्लूड किया जाता है और उससे फिलिंग हो जाती है और बेहतरीन तरीके से एक जॉइंट लग जाता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेल्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में। इवन वेल्डिंग इंजीनियर भी की इसकी भी पोस्ट होती है बाकायदा, जिनको इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग टेक्निक्स के ऊपर। प्लास्टिक वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, इन सब की अलग अलग कैटेगरी होती है। Electricity used in the welding for generating heat at the point of welding in order to melt the material, which will subsequently fuse and form the actual weld joint. There are many ways to producing this localized heat, but the most common method are as follows. Resistance welding जिसे कहते हैं जी, current is passed through the inherent resistance of the joint to be welded, thereby generating the heat. एक होती है आर्क वेल्डिंग, जो चिंगारियां निकल रही होती हैं, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है और एक आर्क वेल्डिंग है। तो electricity is connected in the form of an arc which is established between the two metallic surfaces. दो मेटालिक सरफेस को ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए से चीज़ें ज्वाइन हो जाती हैं। और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसके अंदर इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू जॉइन द वेल्डेड देयर बाय जनरेटिंग द हीट के नतीजे में आप चीज़ों को गर्म करके ज्वाइंट करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है और एक आर्क वेल्डिंग होती है। The principle involved in the resistance welding is that when an electric current is passed through the junction, जंक्शन मीन उसका वो जो सिरा होता है जहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, a high temperature is obtained by the resistance of the melt to the passage of the current. The contact surfaces are not in perfect contact and often are highest resistance and are thus heated up first. तो अगर आप यहाँ देखें तो एक वेल्डिंग प्लांट है जो वेल्ड करता है। अब इसमें क्या होता है, शीट्स गुजर रही होती हैं, शीट, तो ये शीट को पर्टिकुलर पॉइंट पे रख कर वेल्ड करता है। ये शीट्स हमारी जो बाइक्स की होती हैं या हमारे जो पैनल बन रहे होते हैं उनके लिए भी शीट्स होती हैं। ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्लांट्स भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। ये इसका एक फुट रेज है, इसके ज़रिए आप पाँव इस पर प्रेस करते हैं और वहाँ पे ये वेल्ड करता है। और जहाँ पे आप प्रेस नहीं करेंगे फुट को, वहाँ पे ये वेल्ड नहीं करेगा। तो ये पर्टिकुलरली कंट्रोल में वेल्ड की जाती है एक मशीन के ज़रिए से। Once part of welded at heat are heated to the fusion temperature, mechanical pressure is applied to the accomplished weld. No filler metal or fix is added in this process. अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी नहीं होती कि फिलिंग मटेरियल को इस्तेमाल किया जाए, ये डायरेक्टली एक प्रेशराइज हीट के ज़रिए से फ्यूजन टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और शीट को शीट से जोड़ देता है। ये सिंपल वेल्डिंग टेक्निक होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। इसमें फिलिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, ये जस्ट गर्म करके स्पार्क करता है और उसको ज्वाइन कर देता है शीट को और मेटल को खास तौर पे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो आपकी है, इसमें हीट का जो फॉर्मूला है वो I²RT/K का है और इसमें टाइम जो है वो वेल्ड टाइम है, कितनी देर के लिए आप करते हैं, इन हर्ट्स, मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड भी हो सकती है। अब देखें, ये दो शीट गुजरी यहाँ से और इसको इसने ऊपर से पंच करते हुए वेल्ड कर दिया है, तो ये यहाँ से वेल्ड हो जाएगी। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग होती है जो वेल्डिंग प्लांट के ज़रिए से प्रोवाइड की जाती हैं।
थर्मल कांस्टेंट है उसका है शीट के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से। की एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इंक्लूड वेरी शॉर्ट प्रोसेस टाइम के अंदर ही की जाती है, और नो कंज्यूमेबल सच एज द ब्रेजिंग मटेरियल्स, सोल्डर और वेल्डिंग रॉड्स। ऑपरेटर सेफ्टी बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज, क्लीन एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है ये, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा कचरा भी नहीं होता और इससे कार्बन इमिशन भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि डायरेक्टली आप कोई फिलिंग मटेरियल तो इस्तेमाल इसके लिए कर नहीं रहे। कोई बीच में डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा, वरना हम यहाँ तक उसे सिंपल चीज़ें ही लेके चल रहे हैं। अच्छा, आर्क वेल्डिंग है ना, दो टाइप्स की होती है, एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग। द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू वेल्डिंग पावर सप्लाई टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसको ना, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स या फिर एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड। ये लीड्स होती हैं। आर दीज मटेरियल टू मेल्ट मेटल्स एट वेल्डिंग पॉइंट। तो ये मेटल्स को ना मेल्ट कर देती हैं उस मेटल पॉइंट पे जहाँ पे आप उसको वेल्ड करना चाहते हैं। दे आर यूज आइदर डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, इट डिपेंड्स की रिक्वायरमेंट कौन सी है आपकी वेल्डिंग की। अच्छा, फिर कौन सी वेल्डिंग हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वेल्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है एसी डीसी में, ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। एंड कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हीट इज डेवलप इक्वली एट द एनोड एंड कैथोड ड्यू टू रैपिड रिवर्सल ऑफ देयर पोलैरिटी। द आर्क यूटिलाइज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग इज लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। तो इसके अंदर आपके आर्क वेल्डिंग के अंदर वोल्टेज लो होता है लेकिन करंट हाई होता है, जिसमें एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होता है। The voltage required to strike DC arc is about 550 to 55 वोल्ट डीसी में इस्तेमाल होते हैं इसमें, एंड एसी के लिए 80 टू 90 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेरी करती हैं चीज़ें। आर्क वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी हम इस्तेमाल करते हैं इस प्लांट के ज़रिए से। एसी और डीसी कंसिस्ट कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई होती है, जिसके ज़रिए से आप ये लीड के ज़रिए लेते हैं। ये वर्किंग लीड है आपकी, इलेक्ट्रोड लीड भी कहते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो दो शीट्स आपस में आपको ज्वाइन करनी होती हैं, एक से आप हैंग आउट किया हुआ है, दूसरे से आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। एक अक्सर बेशतर इसके अंदर अर्थ भी होती है और दूसरी इसमें इलेक्ट्रोड का काम देती है। इसमें फेज और न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक जो होती है वो अर्थ होती है या ग्राउंड कहते हैं उसको, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड होल्डर एक होता है, एंड देन यहाँ से रॉड पकड़ी जाती है और उसको रॉड पकड़ने के साथ उसको यहाँ पे जो आपने ज्वाइन करना है जंक्शन को, उसको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के जरिए ज्वाइन कर देते हैं। ये ग्राउंड देन क्लैप हुआ हुआ है आपका यहाँ से, इस तरीके से इसको फुलफिल आप करते हैं। अच्छा जी, ये करने के बाद हम देखें, ये हमारी प्लेसमेंट है दो मेटल को ज्वाइन करने की। आर्क वेल्डिंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ज्वाइनिंग ऑफ टू पीसेस ऑफ मेटल। द वेल्डर क्रिएट एन इलेक्ट्रिक आर्क दैट मेल्ट्स द बेस मेटल्स एंड फिलर मेटल कंज्यूमेबल टुगेदर। फिलिंग मटेरियल को इस्तेमाल करके इसको वेल्ड करके पिघला के इसको ज्वाइन किया जाता है। द बेस मेटल एंड फिलर मेटल कंज्यूमेबल टुगेदर एंड दे विल फ्यूज ऑल फ्यूज। फ्यूज मतलब मिल जाती हैं आपस में इनटू वन सॉलिड पीस ऑफ मेटल, जो कि आपको इन तीनों में इस तरह नजर आ रहा है। इन्होंने स्टार्टिंग करी एंड ऊपर फिलिंग करी और फिर इस तरीके से कंप्लीटली वेल्डिंग हो गई। फिर इसको ग्राइंडर के जरिए बराबर कर दिया जाता है ताकि वेल्डिंग का निशान ना रहे और आपकी एक फिनिशिंग एक सिंगल मेटल की नज़र आने लगती है। इसके बाद कॉमन मेटल्स यूज इन आर्क वेल्डिंग। द थ्री मोस्ट कॉमन मेटल यूज फॉर वेल्डिंग इंक्लूड mild shield, steel inexpensive and strong. Stainless steel does not rust. Aluminium does not rust and is lightweight. अच्छा जी, इसको देखें अगर आप तो ये एक वेल्डिंग है जो कि मेल्ट शीट कहलाती है, जो बीम्स वगैरह इससे मेल्ट की जाती हैं। स्टेनलेस स्टील ये वो पाइप्स होते हैं जो हमारी रिफाइनरी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता और ये हैवी ड्यूटी पाइप्स होते हैं। एल्यूमिनियम की जो शीट्स हमारी होती हैं या आयरन की शीट्स होती हैं, उनको भी वेल्ड किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए। टाइप्स ऑफ जॉइंट जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट। एक बट कहलाता है ये, एक कॉर्नर कहलाता है जिससे कॉर्नर आपको वेल्ड करना होता है, एक टी कहलाता है जो टी को अगर आपने वेल्ड करना है, एक एड्ज कहलाता है अगर इस तरह से वेल्ड करना है तो उसके लिए एड्ज लगेगा इसमें, और एक लैप होता है क्योंकि दोनों से ओवरलैप है तो इसमें लैप वेल्डिंग की जाती है। इसके एंगल्स देखें किस तरह से सेट किए जा रहे हैं। एंगल इस तरह से है, इसका एंगल इस तरह से है, इसका एंगल इस तरह से है। एड्ज के ऊपर आप डायरेक्टली लगाते हैं और
जो लैप हो रहा होता है उसके ऊपर आप इस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं जिसमें आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, फुलफिल करते हैं। यहाँ तक हमारे चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट। तो सेशन जो है हमारा, यहाँ तक हमने पूरे अपने सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, 48 लेक्चर्स आज के। इसके हवाले से मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में मज़ीद कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर जो एसी और डीसी वेल्डिंग होती है जो इस टाइप की है, इसमें एसी वेल्डिंग जो है वो एक नॉमिनल लेवल के ऊपर या छोटी शीट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो वेल्डिंग प्लांट्स होते हैं वो आपके उसके लिए काम करते हैं। तो वेल्डिंग प्लांट्स का इसमें एक मेन रोल होता है जो काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ मैं वेल्डिंग प्लांट्स भी दिखाऊंगा। और एसी वेल्डिंग जो हमारी होती है वो नॉर्मली डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारी डीसी वेल्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है और कमर्शियल लेवल पे भी डीसी वेल्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है। एसी वेल्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और उसकी वेल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती बहुत टाइम तक। अगर आप उसको कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वो रिलायबल है, लेकिन एक मजबूत जॉइंट जो होता है वो डीसी वेल्डिंग का होता है। डीसी वेल्डिंग के लिए मैं स्टील मिल गया था, तो उसमें मैंने एक 3000 या 4000 एम्पेयर का एक रेक्टिफायर देखा था। रेक्टिफायर या आई थिंक 6000 एम्पेयर का था वो। तो वो रेक्टिफायर डीसी आर्क वेल्डिंग का प्लांट था पूरा, जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट रिपेयरिंग वर्कशॉप के डिपार्टमेंट में आया हुआ था। और उसके डायोड इतने बड़े थे जितना बड़ा आपका एक बाजू होता है, मतलब आपकी हथेली या हाथ के बराबर सिर्फ एक डायोड था उसका। सोचें वो वेल्डिंग प्लांट कितना बड़ा होगा जिसमें वेल्डिंग होती थी उसकी। तो बड़ा हैवी ड्यूटी प्लांट होता था। और इसके पोर्टेबल प्लांट्स अवेलेबल होते हैं जो इस तरह के हैं। ये पोर्टेबल प्लांट्स होते हैं जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें ये वाले बहुत कॉमन है, ये सब जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपको 6000 से 14000 के दरमियान अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। इसमें खासियत ये होती है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज डीसी के ऊपर ये वेल्ड करते हैं, या फिर हाई वोल्टेज डीसी से एसी में कन्वर्ट करके उसे फिर वेल्ड करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोलेबल लेवल पे इस्तेमाल हो जाता है। आप देख रहे हैं ये जैसे हुंडई का है, बेहतर ही होगा हुंडई का, वही मतलब। इसमें अगर आप रेंज देखें तो इसकी नॉब होती है, आर्क लॉक कितना करना चाहते हैं आप और करंट कितना लेना चाहते हैं। इसमें एडजस्टमेंट लगी हुई है, देखें 16 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर की आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये जो वेल्डिंग होती है, इसमें बाकायदा वेल्डिंग प्लांट था, एक मरतबा मैंने रिपेयर भी किया था ये कंपनी में। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इसमें जंक्शन जो लगे हुए होते हैं। इसको यहाँ पे आर्क कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको और कितने करंट के ऊपर आप उसको वेल्ड कर रहे हैं। जितना नोजल कम रखे हैं करंट की, उतनी आर्क और स्पार्क कम होगा और वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आपकी। मतलब हल्के फुल्के टाँके जैसे स्टील की या मेटल की जाली को वेल्ड करना है तो उसके लिए आप 16 एम्पेयर 20 एम्पेयर भी इनफ होते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आपको एक दरवाज़ा वेल्ड करना है या फिर एक बीम को वेल्ड करना है तो उसके लिए आपको 150 एम्पेयर तक हैवी ड्यूटी इसका एम्पेयर बढ़ाना होगा, और इसमें आर्क की इंटेंसिटी भी बढ़ानी होगी। तो ये सब वो चीज़ें होती हैं एक नॉमिनल लेवल के प्लांट में ये सब चीज़ें होती हैं कि आप आर्क कितना बढ़ाना चाहते हैं। देखें ये भी एम्पेयर का वो लिखा हुआ है, पावर और इसका डिग्री सेंटी 0 डिग्री लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से आप चीज़ें एडजस्टेबल कंट्रोल लेवल पे करते हैं। इनको रिपेयर करने के भी बहुत सारे काम आते हैं, जो अक्सर व बेशतर ये वहाँ पे आता है रिपेयर होने के लिए सदर के अंदर। तो इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं। इसमें कैपेसिटर होते हैं जो अमूमन जल जाते हैं, आप वो कैपेसिटर रिप्लेस कर दें, या वो जो एक होता है क्या नाम है यार उसका, ऑप्टो कपलर, वो इसमें लगा हुआ होता है। तो उसको जस्ट एक तो मैंने रिपेयर कर लिया था और कैपेसिटर का इशू था, लेकिन दोबारा दूसरे के अंदर एक मसला आया था, वो ऑप्टो कपलर और सर्किट का इंटरनल मसला था। तो उसको रिपेयर करके हमने कंपनी को दिया था। कंपनी बड़ी खुश हो गई कि भाई मतलब बड़ा सस्ते में रिपेयर हो रहा है और वगैरह वगैरह। तो ये नॉर्मली छोटे मोटे फॉल्ट से हो जाता है और ये पोर्टेबल है। पहले के ज़माने में अगर आप देखें वेल्डिंग प्लांट इस तरह के हुआ करते थे, ये तो फिर भी बहुत अच्छे हैं मतलब।
वेल्डिंग प्लांट बड़े अजीबो-गरीब से होते हैं। इसको तो गाड़ी पे रख के लेके आया जाता है वेल्डिंग प्लांट्स को। अब ये पोर्टेबल वेल्डिंग प्लांट्स आ गए हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। इसको आप ये इसका एक हैंड कप लगा होता है, उससे आप उठाएँ और कहीं भी लेके चले जाएँ, एडजस्ट करें। सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है। ये नॉमिनल इस लेवल का है। मैंने एक मरतबा अपने घर में काम करवाया था, लाइट नहीं थी, तो ये जनरेटर पे भी चल गया। लेकिन जनरेटर की साँसें उखड़ गई थी जब ये चला था ना, तो ये चल जाते हैं जनरेटर पे भी। छोटी-मोटी वेल्डिंग कर लेंगे, लेकिन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग जनरेटर नहीं उठा सकता। तो मेरे घर के वेल्डिंग प्लांट के लिए मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का था वो प्लांट, जो वेल्डिंग आया था और जनरेटर पे उठा लिया था उसने, चल गया था वो। ये भी एक है। इसमें अलग-अलग ब्रांड आते हैं, न्यू भी हैं, पुराने भी हैं, और ये तकरीबन दुकानों पे कमर्शियली अवेलेबल हैं। जो हमारी कंपनी में भी कम से कम 4 तो थे ये, जहाँ मैं काम करता था पहले। तो वहाँ पर इसके आसान चीज़ ये होती है, तो कहीं पे भी उठा के ले जाएँ आप और इससे वेल्डिंग कर लें। और बहुत पोर्टेबल लेवल का होता है, हल्का भी होता है, और इसको रिपेयर मेंटेनेंस की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये है कि आप अगर इसे देखें तो पुराने कन्वेंशनल किस्म के जो वेल्डिंग प्लांट्स होते हैं, वो एक भारी इसलिए होते थे क्योंकि उनमें ट्रांसफार्मर लगा होता था। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज में इसे कन्वर्ट करता था लो वोल्टेज से। हमारे लो वोल्टेज है ना, तो ट्रांसफार्मर के अंदर होता ये था, इसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते थे और इस करंट कम हो जाता था, और हाई वेल्डिंग वोल्टेज के ऊपर इसकी वेल्डिंग करते थे। वो ट्रांसफार्मर होता था इसलिए बहुत भारी होता था। वो ट्रांसफार्मर ऑयल इमर्स होता था, ऑयल में डूबा हुआ होता था। अब वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। अब टेक्नोलॉजी सर्किट बेस आई है, इसमें लेयर बेस पीसीबी लगी होती है। आप देखें ना अगर, तो बॉटम के लेवल पे एक पीसीबी, एक और पीसीबी, तीन पीसीबी के ऊपर ये पूरा सर्किट चल रहा होता है, 3 पीसीबी के ऊपर। और इस पूरे हाउसिंग ऑफ पैकेज के अंदर 2 से 3 पीसीबी के ऊपर ये सर्किट कंसिस्ट होता है, और ये आपका आसानी से बहुत सारे वेल्डिंग के काम कर लेता है। इसमें जो फॉल्ट्स अगर आते भी हैं तो बहुत नॉमिनल लेवल के होते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी होते भी नहीं है। तो उस बिहाफ पे हम इसको आसानी से डील कर लेते हैं। तो ये वेल्डिंग प्लांट आप लोगों ने देखे हैं कहीं पे? फैसल, मोहम्मद रज़ा, सैफुल्ला, शाह फैसल, शौकत अली, आज ये लोग हमारे साथ अवेलेबल हैं, जो 5 लोग हैं। तो आप लोगों में से किसी ने देखे हैं इन वेल्डिंग प्लांट्स को? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? नो सर, ये नहीं देखे कभी। ये कभी भी नहीं देखे हैं? अच्छा। सर वही बड़े वाले लेके आते हैं वो, जब भी वेल्डिंग करनी होती है। अच्छा, मैं तो उसको 10-12 साल से देख रहा हूँ मार्केट में, और बड़े वाले तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। लोग तकरीबन ये रखते हैं, और ये बड़े उससे ज़्यादा आसान है, उनमें फॉल्ट ज़्यादा है, गंदगी इतनी अलग होती है, ऑयल अलग लीक होता है उससे। जी, और किसी ने देखा है इन प्लांट्स को? नहीं सर, वो बड़े वाला देखा है। अच्छा, लेकिन मैंने बड़ा भी देखा है। वो वो पहले जब हमारे घर में ज़रूरत थी या वेल्डिंग करने की, तो वो उस पे ठेले पे रख के, गधा गाड़ी पे रख के लेके आया जाता था। कहते थे भाई वो उठाना मुश्किल है, पहले गाड़ी लेके आओ, रक्षा लेके आओ, फिर प्लांट जाएगा, फिर ये एक अलग मुसीबत होती थी इसकी। लेकिन फिर ये है कि जब से ये प्लांट आए हैं तो बड़ी आसानी हो गई है। अभी मैंने एक दरवाज़ा वेल्ड करवाया था शायद घर में, उसमें वही लेकर आ गए थे, तो उसमें आसानी से उसने इससे वेल्ड किया और मसला ही नहीं था इसके अंदर। तो ये बड़ा सा सर कमाल। इसमें 3 पीसीबी लगती क्यों है? इसके सर मैंने वैसे इसका इंटरनल सर्किट नहीं पता, लेकिन 2 से 3 पीसीबी लगती है, मैं बता रहा था। वो पीसीबी इसलिए होती हैं, इसको ज़रा सोचिए समझिएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। इसमें एक तो आपका जो एसी करंट होता है ना, उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, डीसी से एसी में कन्वर्ट क्यों करते हैं? अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर फैसल से, तो आपको सारी चीज़ें अंदाज़ा हो जाएंगी कि किस तरीके से हम कंट्रोलेबल डीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, या हाई करंट, लो करंट को कंट्रोलेबल अगर आपको बनाना है, तो वो डीसी में कन्वर्ट करके आसानी से हो सकता है। तो लेकिन आपको यहाँ जब चाहिए होता है रिक्वायरमेंट, तो आपको हैवी ड्यूटी एम्पेयर और हैवी ड्यूटी करंट चाहिए होता है। लेट से हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए करंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना। देखें, एडजस्टेबल करंट के ऊपर होता है ये। तो आपको करंट जो है 200 एम्पेयर तक बढ़ाना है, तो 200 एम्पेयर तक बढ़ाने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर चाहिए, और कम से कम 3 से 4 ट्रांसफार्मर लगते हैं जो वेरिएबल एम्पेयर्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले तो उसको डायोड के जरिए रेक्टिफाई किया जाता है, और इसमें जो रेक्टिफिकेशन होती है वो आम रेक्टिफिकेशन नहीं, बड़े डायोड लगते हैं। तो उस हिसाब से उसकी पीसीबी भी डिज़ाइन होती है। एक रेक्टिफिकेशन की पीसीबी होती है,
और रेक्टिफिकेशन के बाद जो है जब वो डीसी कन्वर्ट हो जाता है उसको फिल्टर आउट किया जाता है। फिल्टर आउट करने के बाद उसे कंट्रोलेबल बनाया जाता है। ये जो आप बैरिक देख रहे हैं ना, एडजस्टेबल के, एम्पेयर रेटिंग के और आर्क एडजस्टेबल और एम्पेयर एडजस्टेबल। फिर इसमें इंडिकेशन होती है ऑन है या नहीं, और वगैरह वगैरह एडजस्टेबल होती है। फ़ैन लगा हुआ होता है कूलिंग करने के लिए यहाँ और यहाँ इसके, ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकले। और उसके बाद जब आप डीसी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको स्मूथ डीसी बनाते हैं और कंट्रोलेबल बना लेते हैं, तो दोबारा आप उसको फास्ट स्विचिंग के लिए या फास्ट कंडक्टिविटी के लिए इसमें ऑप्टो कपलर इस्तेमाल होता है। ऑप्टो कपलर एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस है जिसके अंदर पैकेज के अंदर आपकी ट्रांजिस्टर तब काम करता है जब उसके अंदर लाइट स्ट्राइक होती है। तो ये फास्ट स्विचिंग की ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है ऑप्टो कपलर। तो इन सब चीज़ों को पीसीबी के अंदर इस छोटे से पैकेज के अंदर रखा जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मकसद के लिए इसमें 2 से 3 पीसीबीज लेयर वाइज लगाई जाती है सर्किट। 2 होती हैं या 3 अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, अब डिज़ाइन बेस्ड है वो, लेकिन मिनिमम 2 होती हैं जिसमें पीसीबी बनाई जाती है। हो और इसके अलावा किसी का और कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। ये प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे, ये वाले जो होते हैं ना डब्बे में रखे हुए, ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर वेल्डिंग प्लांट्स होते हैं, ये ऑयल इमर्स, ये मेरे ख्याल में सब लोगों ने देखे होंगे और ये अमूमन आते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मर से जी जी सर, ये ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके फिर रेक्टिफाई करते हैं इसके अंदर। स्टेप अप करके रेक्टिफायर, तो जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि डीसी में तो स्टेप अप नहीं हो जी सकता हाँ है, सर, ये वाला देखा हुआ है। ये वाला होगा ना। तो इसीलिए हम स्टेप अप यस करते सर। हैं एंड देन उसको इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन में, एंड हाई वोल्टेज आप डीसी में कन्वर्ट करके उसकी आर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ अमूमन इस्तेमाल होती है उन जगहों पे जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इसमें फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, इसके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी ये वो आर्क नहीं कर रहा होता, बहुत टाइम लगा देता है। लेकिन इसमें इस तरह का मसला नहीं है, ये इससे बहुत हल्का है। ये इसको उठाने के लिए 2-3 लोग चाहिए होते हैं कभी कभी। इसको आप अपने हाथ में 3-4 तो अपने हाथ से उठा लेंगे, ये प्लांट छोटे छोटे, और ये काम बिल्कुल इस तरह ही कर रहा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है जो कि हम तक इस सूरत हाल में पहुंच रही है। यहाँ तक और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हम फिर पेपर की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। और कोई सवाल नहीं है तो लेक्चर के हवाले से डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ कर ली है। अच्छा जी, तो और किसी को कोई सवाल नहीं है? फैसल रहमान, मोहम्मद रज़ा, सैफुल्ला, शाह फैसल, शौकत अली, सिराज अहमद और हमारे साथ फराज ज्वाइन कर चुके हैं। तो कोई अगर नो सवाल है सर। आप लोगों का नहीं है तो फिर हम पेपर की डिस्कशन की तरफ चलते हैं और सेशन को हम एंड करेंगे। तो पेपर के हवाले से वैसे सेशन रिकॉर्ड हो ही रहा है, ये 48 लेक्चर है हमारा आज का लास्ट लेक्चर, फिर हम एग्ज़ाम में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि केसेस जो हैं वो केसेस कह रहा हूँ, हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होगा और वो मेन कैंपस में फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा। क्विज़ेस आपके ऑनलाइन हुए हैं। असाइनमेंट जमा कराने की डेट आज लास्ट है, तो आज रात 12 बजे तक असाइनमेंट आप जमा करा लीजिएगा और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं उसको लेके पीडीएफ फाइल में स्कैनर से एक फ़ाइल बनाकर आप रखेंगे और उसे अपलोड करेंगे एलएमएस पे। एलएमएस पे उसे अपलोड कर देंगे तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा। कोई भी अलग अलग तस्वीरों की फ़ाइल बनाकर अगर अपलोड करेगा तो उसका असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। और कोई 2 क्विज़ और 2 असाइनमेंट लेके 20 मार्क्स का सेशन हमने एंड कर लिया। 2 क्विज़ 5 मार्क्स के 5-5 यानी 10, और 2 असाइनमेंट 10 मार्क्स के थे, तो इस तरह 20 मार्क्स हो गए और 80 मार्क्स का आपका फाइनल होगा जो इंशाल्लाह मेन कैंपस में लिया जाएगा। अगर कोई सूरत हाल कोरोना की नहीं पड़ी तो वो इंशाल्लाह हमारे कैंपस में ही होंगे। और 80 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा जिसमें चीज़ें अगर वैसे तो नोट हो रही हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी इसके हवाले से। वैसे कोई इम्पोर्टेंट मैं बताने के लिए सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो सिंपल सी बात है, हमने जितने डिस्क्रिप्शन डिस्कस की हैं वो सारी की सारी उसमें इंक्लूड होंगी। जैसे कि हमारी थ्योरीज़ हैं, हमारे टॉपिक्स हैं। रिकॉर्डेड सेशन मैंने 2 कराए हैं, उसमें वो भी इंक्लूड होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं वो सारे उसमें इंक्लूड हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे।
अच्छा, होपफुली एग्जाम में शायद एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आ सकता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन इस तरह से होगा कि हर बंदे को अपनी थिंकिंग के मुताबिक उसे सॉल्व करना होगा। वो क्वेश्चन आपकी थिंकिंग के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे तो उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी होपफुली मैं पेपर में दे सकता हूँ। तो वो आपकी अप्रोच के मुताबिक होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक जॉब एरिया में काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, और आपको एक ऐसा टास्क दिया जाता है जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं किया, तो अपनी कोशिश आप उसके लिए करते हैं और उसको हासिल करते हैं। तो उस तरह का एक सिनेरियो मैं दूंगा कि अपनी थिंकिंग के मुताबिक आप उस सवाल का जवाब देंगे। जैसे एक कोई डिज़ाइन बनाना है किसी मोटर के लिए, तो आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से रिकॉर्डेड सेशन में, ऑनलाइन सेशन में बहुत सारे इस तरह के आइडिया डिस्कस किए हैं जो डिज़ाइन ओरिएंटेड हैं या उसकी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह हो सकती हैं। तो आपको उसके हवाले से अपनी थिंकिंग के मुताबिक अपनी नॉलेज उस सवाल के अंदर यूटिलाइज करते हुए उसका जवाब देना होगा डिज़ाइन डेवलपमेंट सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल जो हमने सारे कराए हैं वो सारे इंक्लूड होंगे उसमें, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल मेरी कोशिश होगी कि मैं नहीं दूँ, और मैं कोशिश ये करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स मैं दूँ आप लोगों को उसके फॉर्मूला दे दूँ, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा डेफिनेशंस एग्ज़ाम में आएंगी, डिस्क्रिप्शन के सवाल आएंगे और न्यूमेरिकल होंगे। इन 3 चीज़ों के ऊपर पेपर आपका बनेगा। इसके अलावा कोई सवाल किसी को करना है पेपर के हवाले से, सेशनल के हवाले से, असाइनमेंट, क्विज या किसी और चीज़ के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पहले तो हम पेपर देते थे जो 50 नंबर का, वो 3 घंटे का होता था। जी तो अभी तो सर ये 80 नंबर का पेपर है, और वो भी उसमें भी टाइमिंग वही है 3 घंटे। हाँ, सर इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी हमारे लिए। सर इसमें सवालात कितने होंगे फिर सर? टाइमिंग तो बहुत हमारी सेम ही है। असल में सवालात और पेपर वैसे ही होगा, सिर्फ उनके नंबर नंबर हमने बढ़ा दिए हैं। जैसे हम 8-8 मार्क्स का बना रहे थे शायद, या 6-6 मार्क्स का, तो हमने वो सवाल 10-10 मार्क्स से कर दिए। तो मैंने 8 सवाल दिए हैं और हर सवाल 10 मार्क्स का है, तो 8 ढाई 80 हो गए ना। तो सर सवाल सर ये मार्किंग तो सही है अपने बढ़ाई, तो सर इतना लेंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा ना जिससे टाइम वेस्ट हो हमारा फिर? यार अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तैयारी जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से पेपर सॉल्व करना होगा। लेकिन सर फिर वो क्वेश्चंस के अंदर सब क्वेश्चंस भी तो होंगे जो फिर थ्योरी के अंदर। ऐसा मैंने दिया तो नहीं है, लेकिन आइडिया अच्छा है, ये मैं दे देता हूँ, अभी कर लेता हूँ। सर उससे बेहतर एमसीक्यूज रहेंगे फिर। एमसीक्यूज में फेल हो जाएंगे आप, सीधी सीधी सीधा जवाब होगा उसमें। भाई 10 नंबर के सवाल में मिसाल के तौर 80 नंबर के 80 एमसीक्यूज दे दूं मैं मिसाल के तौर पर, और आपके 50 एमसीक्यूज अगर गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्के तो नहीं होंगे ना, फिर एमसीक्यूज तो उस हिसाब से बनेंगे। तो अगर आपके तो आई 40 जाएंगे, एमसीक्यूज बेस मैं पेपर बनाता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे डायरेक्टली फेल हो जाएंगे उससे, इसीलिए, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता है। अब डिस्क्रिप्शन में तो ये है ना कि भाई उसमें कोई कुछ भी लिख सकता है रिलेटेड, रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लिखे, थोड़ा बहुत रेलेवेंट लिखे, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आप डिस्क्रिप्शन में नंबर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल्स तो मैंने जैसे कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। और इसमें कोई रीजनिंग दे रहा, ट्रू फॉल्स दे रहा, एमसीक्यूज नहीं दे रहा, तो सिंपल पेपर है जिस तरह से मेरा होता है। उसमें डेफिनेशन दूंगी, वो पूरे हमारे कोर्स से रिलेटेड है जितने डेफिनेशन हैं। और असाइनमेंट और क्विज इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, वो टॉपिक जिन पे मैंने टाइम लगाया है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और पेपर लेंदी तो है, लेकिन वो 3 घंटे और 80 मार्क्स के लिहाज से है। ऐसा नहीं है कि वो पेपर इतना लंबा दे दिया हमने कि आप लोगों का पूरा टाइम उसमें निकल जाए। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर लें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन सेंस से रिलेटेड हैं, जैसे क्विज में पूछे सर गए थे पेपर क्वेश्चंस। मतलब
पिछले पेपर इतने टाइम हो जाएगा ना 3 घंटे में। हाँ 3 घंटे उसको में हो ऐसे जाएगा, ऐसे किस हिसाब से पढ़ता पेपर है बना ऐसे है। ये सो तो उसके end पे लेकिन भाई 3 घंटे में नहीं हुआ तो क्या हो गया, नंबर ही कम हो जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, फेल थोड़ी हो जाएंगे आप कोई। तो पेपर 3 घंटे के लिए आज से तो बनाया है क्या है। इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं और फिर भी मेरे से ज्यादा जाएगा, कम ही आएगा तो फिर भी जुगाड़ के पीछे फिर फायदा नहीं ना सर। भाई तो पढ़ने से पहले देख लेते हैं ना किससे पढ़ना है, किससे पढ़ रहे हैं आप, ये तो आपने गलती कर दी पढ़ के मुझसे। तो अभी नहीं ये तो सर फिर उठाया हमने। बहरहाल आप तैयारी बहुत अच्छी करें उसके हवाले से। पेपर ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 घंटे का पेपर बना के दे दूँ और 3 घंटे टाइम रखूँ, तो उस हिसाब से नहीं होगा। पेपर 3 घंटे के हिसाब से है और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है। तो आप उसकी जस्ट तैयारी करें, जो कि आराम से हो जाएगा आपसे। अगर आप उसको इस तरह मुश्किल बना के सोचेंगे कि भाई कि अब मैं इसमें क्या करूं और ये मुश्किल है, मुझसे नहीं हो सकता, या पहले से अगर आप अपने लिए सोच के बैठेंगे तो भाई आपके साथ तो होना ही होना गलत है, सही थोड़ी होगा आपके साथ। सर थोड़े वो टॉपिक्स क्लियर कर देना एग्जाम्स के हिसाब से, जैसे आपने कल वाले टॉपिक पे कहा था कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और हाँ फिर तो इस तरह जो थोड़े इसको मैंने वैसे ही मना कर दिया वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, उसको देख लीजिएगा। लेकिन इसमें यह है कि जो असाइनमेंट के मैंने सवाल दिए हैं वो देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं बताता भाई। मेरे ख्याल में आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे एंड से, मैं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता। तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम, मेरे ख्याल में 10 दिन है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये तस्बीह पढ़ते रहेंगे ना, एग्ज़ाम मुश्किल है, पेपर बड़ा है, 3 घंटे में होगा ही नहीं होगा, तो ये तस्बीह पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम आ जाएगा, तैयारी होगी नहीं, और फिर यही होगा यार, ये टीचर फेल कर देता है। तो इसीलिए आप तैयारी की तरफ ध्यान दें, टॉपिक पढ़ें, और मैंने जब सारे लेक्चर करवाए हैं तो उससे रिलेटेड पेपर पूरा बनेगा। तो आप तैयारी पे ध्यान दें, और आगे आने वाले कोर्सेज और टफ होंगे। अगर आप अपने लिए टफ टाइम नहीं रख सकते, टफ टाइम अपने लिए नहीं करेंगे, तो अच्छे इंजीनियर नहीं बनेंगे फिर आप, चीज़ें उससे रिलेटेड ही सर होंगी। न्यूमेरिकल कितने नंबर के होंगे और थ्योरी कितने नंबर का? ये मुझे याद नहीं है यार, लगा लो 30 और 50 की होगी। 30 के न्यूमेरिकल होंगे, और जो थ्योरी होगी वो मेरे ख्याल में 50 की होगी, इस हिसाब से ही होगा। थ्योरी के ऊपर ज़्यादा उसमें रखा हुआ है मैंने, क्योंकि न्यूमेरिकल पे मैंने टाइम नहीं लगाया इतना, थ्योरी के ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम लगाया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिस्कस किए हैं मैंने, और डिटेल और डेप्थ में डिस्कस किए हैं। तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। सारे लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर सारे मैंने शेयर कर दिए हैं आप लोगों से। इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टू द एग्ज़ाम कौन से हैं वो बता दिए हैं, इररेलेवेंट कौन से एग्ज़ाम में तकरीबन वो भी बता दिए हैं। लेकिन मैंने एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा और वो टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस तरह बताया कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता तो है और हमने इम्पोर्टेंट क्या नहीं हो सकता। जी जी, और कोई सवाल किसी का। सर हमने लेक्चर ज्यादातर लिए हैं, तो सर अगर किसी में डिफिकल्टी है तो सर 10 दिनों के बीच में कोई सर क्लास रखेंगे सर आप वॉइस नोट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते सभी। हैं, और आप क्लास का कहेंगे तो हम वो रख देंगे। लेकिन इस वीक ना हफ्ते तक मैं बिज़ी हूँ, हफ्ते वाले दिन तक ना, तो क्योंकि मेरा भी एक पेपर है, मैं उसमें तैयारी में लगा हुआ हूँ, रात से पढ़ना शुरू किया है मैंने, तो अभी मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो हफ्ते के बाद से मैं फ्री हूँ, तब तक आप अपना रिव्यू पढ़ लें। तो कोई डिफ़िकल्टी होगी तो पूछ लीजिएगा, हमारे पास लेस देन टू 1 मिनट है, कोई और बात किसी को पूछनी है तो पूछ लीजिए, हमारा फिर सेशन ये एंड हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के भाई, और आप लोग बड़े सेक्शन आपका वाइज तो सर सही अच्छा लग रहे होगा हैं मुझे। सर। तो बस ये है कि तैयारी अच्छी करें और होप फॉर द बेस्ट। तैयारी अच्छी करेंगे तो पेपर भी अच्छा होगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ते हैं, उसका बस ये ध्यान में रखिएगा, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से करें।